तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, वह यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मुख्य रूप से, मतलब इसी पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग, और इस अकाउंटिंग का रिलेशनशिप अलग अलग कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो मैं बात करूं। जैसे अकाउंटिंग का रिलेशनशिप कहने का मतलब कि ये सारे के सारे ऐसे सब्जेक्ट्स का मैं नाम लूंगा आपके साथ, जो सब्जेक्ट्स आपको अकाउंट्स में, मतलब कॉमर्स के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक्स का बात किया था हमने कल, स्टैट्स, फिर क्या होगा हमारा, मैथमेटिक्स के साथ पढ़ना होता है। नंबर 4 लॉ के साथ, लॉ पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लॉ में ही टैक्सेशन वगैरह आ जाता है। और अकाउंटिंग का मतलब तो आप जानते हैं ना, अकाउंटिंग इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा एक और सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट, खास करके आपके लिए ये बिजनेस स्टडी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वगैरह ऐसा ऐसा करके अलग अलग सब्जेक्ट्स का नाम होता है, तो उसी के बारे में। तो अकाउंटिंग का रिलेशनशिप इन सभी के सभी सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है। चाहे क्लास 11th में आप जाइए तो आपको अकाउंटिंग पढ़ना है, प्लस ईपीएस या बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स रहेगा ही रहेगा। अगर आप सीबीएसई से हैं तो विथ मैथ ले सकते हैं। आगे चलिएगा तो आप बीबीए में भी अगर कर रहे हैं और अकाउंट से रिलेटेड अगर आप कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी क्या है भाई, पढ़ना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको पढ़ने हैं, है कि नहीं है। तो इन्हीं चीजों का आखिर क्यों पढ़ाया जाता है? जब हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ही क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, कि हमारे साथ वो सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है जो कहीं ना कहीं आर्ट्स से रिलेट करता है। लॉ में भी बहुत सारे तरह के लॉ है, लेकिन हमें कौन से लॉ को पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इन सभी चीजों के ऊपर यहाँ पे बात करना होता है। तो सबसे पहले अकाउंट का किसके साथ रिलेशनशिप यहाँ पे बताया गया है, इकोनॉमिक्स के साथ, कि अकाउंट्स का रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ क्यों होता है, हमें क्यों अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, या क्यों अकाउंट्स के साथ रिलेशन कैसा होता है, वो किस प्रकार से अकाउंट में मदद करता है। तो अकाउंटिंग करते हैं हम इसलिए, देखिए अकाउंटिंग के बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत अलग अलग आपको ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के मिलने वाले हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस के बारे में पता करना, है कि नहीं, एसेट्स, लायबिलिटी, सेल, परचेज वगैरह के बारे में पता करना, लेकिन साथ ही साथ रीजन भी पता करना कि क्यों हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्यों प्रॉफिट हमारा घट रहा है, सेल कब अप हुआ है, कब डाउन हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में एनालिसिस करना। यानी कि ओवरऑल अगर अकाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में भी हमारे लिए मददगार साबित होता है कि नहीं होता। इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक तरह से इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन छुपा हुआ है। मैनेजमेंट यहां भी करना इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि वैसे जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं, रिसोर्सेस है, वो क्या है, लिमिटेड है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेस से हमें अनलिमिटेड यूजेस में कैसे बदलना है, यही तो हमें मैनेजमेंट, ये इकोनॉमिक्स बताता है। होता है कि नहीं होता। तो अकाउंटिंग के जरिए हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास बजट क्या है, या हमें अपने खुद के सिचुएशन के बारे में क्या हो जाता है, पता हो जाता है। तो उस सिचुएशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, किसका कहां पे कितना उपयोग करना है, जिसको बजट बनाना आप कह सकते हो, वो आपको क्या होगा, मददगार साबित होगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग का क्या होगा भाई, यूज हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के साथ ये रिलेशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या होते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उससे आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं, है कि नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग संतुष्ट हो सके, ठीक है ना। तो उसी संतुष्टि को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके देखते हैं तो कहाँ हम चले जाते हैं, अकाउंट्स। तो इसीलिए अकाउंट के साथ हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। दूसरा आता है स्टैट्स। स्टैट्स में अक्सर आपको क्या करना है, स्टैट्स हमेशा किसके लिए बात करता है, लॉन्ग टर्म के लिए बात करता है। ये चीज तो आपने देखा होगा
ट्रेंड एनालिसिस वगैरह जो होता है बहुत अधिक सालों। अगर अकाउंटिंग के बारे में सिर्फ बात करें तो अकाउंटिंग किसी न किसी एक सेपरेट फाइनेंशियल ईयर के लिए बात करेगा। अगर मैं ये कह दूं 2019, तो इसका मतलब हो गया 1 Jan 19 टू 31 दिसंबर 19, यही होगा। तो यदि मैं 2019 का अकाउंटिंग कर रहा हूं तो पक्का है कि इस अकाउंटिंग से रिलेटेड कहां से कहां तक बातें होंगी, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। इसके आगे पीछे से इसको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अगर मैं बात कहूं कि 2019-20, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 अप्रैल 2019 टू 19 टू 31 मार्च, इसी से रिलेटेड बात करेगा। अब क्या किसी एक साल के प्रॉफिट को, लॉस को, एसेट्स को, लायबिलिटी को देख के क्या आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन ले सकते हैं क्या? बाई लक हो सकता है कि मैं आज ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाया, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए। अब इसके बेस पे कोई डिसीजन ये ले ले कि मैं तो करोड़ों कमाता हूं रोज का, संभव है? ये तो वो भी संभव नहीं है कि मैं हर साल 1 करोड़ कमाता हूं, दिन का छोड़िए। क्योंकि गलती हो सकता है लाइफ टाइम में किसी किसी, मतलब रेयर केस में किसी को आता ही है, तो उसके बेस पे हम लॉन्ग टर्म का डिसीजन हम नहीं ले सकते। तो फिर यदि कोई अकाउंटिंग के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ कोई भी व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में नहीं करना चाहता, अगर अच्छे तरीके से और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एनालिसिस के थ्रू, तो वहां पे उसे क्या मदद करता है? तो उसके पास अब दूसरा ऑप्शन ये है कि पिछले 7 साल 8 साल का वो क्या करे, अकाउंटिंग ले कंपनी का, और उसके हर एक एक पहलू पे जाके ध्यान दे, हर एक एक पॉइंट को जाके ढूंढे। इसमें उसका बहुत टाइम जाएगा, इसमें उसका, क्योंकि अलग अलग सारा का सारा लिस्ट बना होगा, सारा का सारा फाइल तैयार होगा, सभी फाइल को पलटना, उसमें देखना, अलग अलग पेज निकालना, थोड़ा भी इधर उधर हुआ पता नहीं क्या। तो क्या किया जाता है कि इन चीजों से बेहतर ये होगा कि हम यहां पे किस चीज का यूज करते हैं, स्टैट्स का। स्टैट्स क्या करता है, बहुत अलग अलग वर्षों का क्या कर लेता है, ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है। ट्रेंड एनालिसिस करने मतलब उसका ट्रेंड बनाया जाता है। जैसे यहां पे मैंने आपको बोल दिया सिर्फ और सिर्फ 60 लाख है यहाँ का प्रॉफिट, तो आप तुरंत अगर इस साल का देखोगे तो आप तो कहोगे नहीं भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। लेकिन जब मैं आपको ट्रेंड दिखाया तो पता चला ये है हमारा, ये एग्जाम्पल है, ये है हमारा प्रॉफिट का, ये 10,000, ये 20, 30, 40, 50। हमने आपको बताया यहां पे, मान के चलिए कि कितना है, मान के चलिए कि 30,000, ये हम 1000 में ही लेके चलते हैं, और ये हमारा अलग अलग वर्ष, ये अलग अलग वर्ष है। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब आपने देखा कि भाई पहले साल का आपका प्रॉफिट था 20,000, दूसरे साल का 30,000, तीसरे साल का 40,000, उसके बाद का प्रॉफिट फिर एक बार 30,000 हुआ, लेकिन सबका हुआ था। अगले साल फिर वो प्रॉफिट बढ़ के कितना चला गया, 50,000। लेकिन अब कितना हो गया है, 30,000। अब कितना हो गया है, कितना, सॉरी, इसके पहले एक बार कर दीजिए 40,000, और अब कितना हो गया है 30,000। जब आप ये देखोगे तो यहां आप क्या देख रहे हो, ये आपका क्या हो रहा है भाई, यहाँ गलती से डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर अप होके अपना, लेकिन यहां तक तो आपके लिए सब कुछ जा रहा था सही। लेकिन अगर इसको सिर्फ लोगे तो आप तो यही कहोगे ना कि कंपनी का कंडीशन बहुत बढ़िया चल रहा है, आप तो यही कहोगे। लेकिन जब यहां से देखोगे कि यहां से जब उतर रहा है, डाउनफॉल शुरू है, तो फिर आपको लगेगा नहीं यार कंपनी पहले अच्छा कर रही थी, चलो 1 साल डाउन हुआ तो फिर भी रिकवर की थी, लेकिन अब तो देख रहे हैं कंटिन्यू ये डाउनफॉल में जा रही है। तो यानी कि इस कंपनी का सिचुएशन सही नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए, जिसके बेसिस पे हम क्या करें, फ्यूचर में बेस्ट डिसीजंस ले सके,
किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारा क्या जरूरी है, स्टैट्स। इसीलिए क्या होता है कि एक अकाउंटिंग के साथ आपको स्टैट्स पढ़ाया जाता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप जाके अपना सर्विस देना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है, उसको आप इसके एनालिसिस से आप कर लो। आप क्या कहते हैं, चाणक्य, उसको भी पर्दा सही कर देना। आया समझ में? बस बस, उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, ठीक है ना? आया समझ में? ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा स्टेट्स वाला खेला। दूसरा आता है भाई, आगे क्या आता है हमारा, मैथ के बारे में, कि भाई बच्चों को मैथ क्यों पढ़ाया जाता है। तो देखो, अकाउंट पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, वो चाहे आपका मैनेजमेंट हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे फाइनेंशियल हो, पूरा का पूरा। किसी में कैलकुलेशन थोड़ा कम है, किसी में कैलकुलेशन ज्यादा, लेकिन मैथ्स के अलग अलग आपको पार्ट दिखेंगे, लाइक परसेंटेज दिखेंगे, रेशियो दिखेंगे, नॉर्मल, ये क्या कहते हैं, जोड़ वगैरह मिलेगा, पॉइंट वाला मिलेगा, अलग अलग तरह के बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, आपको क्या होता है कि पता करना होता है कि कितना होगा अमाउंट। उसके लिए इन सभी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो वो टेक्निक्स डायरेक्ट आपको क्लास 12th में तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना, 11th में नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके लिए कोई अलग से जोड़ का भी रूल नहीं आता है, वही जनरल आपको जो रूल है वही आएगा। तो इसीलिए आपको क्या होता है कि बिजनेस मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है, ना कि आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स ना, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो कहीं ना कहीं आपको अकाउंट में मददगार साबित होंगी। ठीक है, कहीं पे अगर मान के चले कोई ब्लैंक है तो वहां पे पता करना हो, तो उन सब चीज़ों के लिए एपी जीपी वगैरह जो है ये सब आपको पढ़ाया जाता है, ताकि डिसीजन लेने में आपको वो भी मदद कर सके, पूर्वानुमान वगैरह लगाने में। फिर उसके बाद आता है हमारा लॉ। उसके बाद क्या आता है, लॉ, कानून। देखिए, जिस भी देश में आप जाइएगा, हर देश का अपना एक सबसे पहला लॉ ऑफ लैंड होता है, उसके जमी का, उसकी मातृभूमि का एक अपना लॉ होता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, खास करके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का भी अपना संविधान है। तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई किसी भी बिजनेस में बहुत सारे तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बिजनेस के भी अलग अलग तरह के प्रकार हो सकते हैं। उन सभी ट्रांजेक्शन का, उन सभी टाइप के अलग अलग बिजनेस का हमें क्या करना होता है, जितने ट्रांजेक्शन हो उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करना है तो किस बिजनेस का पर्पस क्या है और किस बिजनेस को शुरू करने का पर्पस क्या है, उसके ऊपर भी उसका रिकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं, लाइक अब कंपनी के बारे में जब अकाउंटिंग करने जाइएगा आपको, तो कंपनी के लिए कुछ अलग अलग स्पेशल फॉर्मेट है जो आपको कहां मिलेगा, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो यदि आपके पास सारा का सारा अकाउंटिंग का बहुत बेस्ट नॉलेज है, ड्यूल एंट्री कॉन्सेप्ट वगैरह सबका आपको क्लियर है, सारा गोल्डन डायमंड, ये ट्रायल बैलेंस लेजर सब आपके चुटकी में, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जब तक आपके पास कंपनीज एक्ट 2013 का रूल नहीं पता है, क्या आप किसी कंपनी के लिए सही सही अकाउंटिंग कर पाइए? ठीक है, आपने ट्रू एंड फेयर्स, आपने बहुत बढ़िया आपने अकाउंटिंग की अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक, लेकिन वो क्या किसी कानून के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा? फिर उस अकाउंटिंग करने का कोई फायदा होगा? जैसे मैं कल आपको पढ़ा रहा था टैक्सेशन अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत हिंट, आपने इसके पहले भी टैक्सेशन अकाउंटिंग को छोड़ दिया, तो आपने भी तो अकाउंटिंग बहुत बढ़िया किया था, लेकिन क्या वो अकाउंटिंग टैक्स में जाके इनकम टैक्स एक्सेप्ट करेगा? तो इनकम टैक्स के लिए अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रूल पढ़ना पड़ेगा कि कहां पे अकाउंटिंग के किस टेक्निक का यूज करना है कि नहीं। दूसरी चीज की, यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को करने जा रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना ही नहीं, अगर इवन ट्रांजेक्शन भी करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीगल ट्रांजेक्शन है तभी वो बिजनेस में माने, अगर इलीगल होगा तो वो बिजनेस नहीं कहा जाएगा, है कि नहीं। तो हमें कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं करना है, वैसा नहीं कि कंपनी का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ को फॉलो करेंगे, नहीं। भारत में आप वैसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे जिससे किसी भी कानून का आप वायलेशन कर रहे हैं, किसी भी कानून को आप तोड़ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांजेक्शन पे जिन क्या हो सकता है, जो जो लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, उस लॉ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। अब जैसे कि मान के चलिए दो लोग हैं, ए एंड बी, और दूसरा है बी, ये दोनों आपस में भाई
ट्रांजैक्शन करते रहते। और जहां भी लोगों के साथ एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन होता है वहां पे क्या, मान के चलिए कंपनी का है तो एक तो हो गया कंपनी प्लस एक दूसरे ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ है। अगर एग्रीमेंट लीगल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की बातें आएंगी हम चले जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो वो कानून भी हमें पता होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड है। मान के चलिए दोनों लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इनको भाई इनका पीएफ कट रहा है, ईएसआई कट रहा है, इनको बोनस देना है, इसके लिए अलग से कानून है। तो जब तक उन कानूनों का हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तब तक क्या हम सही अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो इससे कि भाई हमारे देश का कोई भी कानून नहीं टूटे, हम कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो हमारे किसी न किसी कानून का वायलेशन हो, इसके लिए सबसे जानकारी हमारे पास क्या होना चाहिए, उस लॉ से रिलेटेड हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए क्या हो गया भाई, हमारा अकाउंटिंग कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, अकाउंटिंग का रिलेशन किससे है, लॉ से भी है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा, मैनेजमेंट के बारे में बात हो रहा है। सर मैं क्लास से निकल के बात करता हूँ, अभी क्लास में हूँ सर। मुझे कितना 3 बजे, कितना बज रहा है अभी, 3 बज रहा है। हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ये क्लास स्टार्ट हो गया था ना, कुछ देर वेट किया फिर क्लास स्टार्ट, बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व। कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ आधे 1 घंटे। बाकी मैं सुमित जी से एक बार बात कर रहा हूँ। हाँ मैं आपको कॉल बैक करता हूँ ना क्लास में, और खास करके ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब पे चल रहा है तो ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉ हो गया। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। तो भाई डिसीजन के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन बेस्ड कब होगा, जब वो सारा का सारा, कोई भी डिसीजन आप लीजिए आज के डेट में, वो सारा का सारा डिपेंडेंट किस पे होगा, फाइनेंस पे होगा। आज के डेट में बिना फाइनेंस का कोई डिसीजन पॉसिबल है? तो चाहे आप कुछ भी करिए उसमें कहीं ना कहीं आपका लिंक होगा किसका, फाइनेंस का। और फाइनेंस की बातें जहां आएगी वहां पे कौन खड़ा होगा? आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है ओवरऑल मैनेज, जैसे मैनेजमेंट अकाउंट में बताया मैंने क्या बोला, सारे बेनिफिट्स को किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर देना है और देखना है सबसे बेनिफिशियल हमारे लिए कौन है, हम उसी को क्या करेंगे भाई, करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए भाई अकाउंटिंग कहीं ना कहीं, अकाउंटिंग के बेस पे भी हमें क्या होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और बहुत सारे क्या, सारे डिसीजन ही समझिए कि अकाउंटिंग के बेस पे हमें लेना है, क्योंकि जो हमारे सब कुछ है बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल कौन बताएगा? तो इसलिए सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं आपको डिपेंड होंगे। मैनेजमेंट में आप पढ़िएगा तो इफिशियंसी, इफिशियंसी एक ही बात कहते हैं कि भाई क्या करना है आपको, कोई भी काम करना है उसमें जो भी रिसोर्सेस का यूज हो रहा है उसको बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करके, यानी जितना कम से कम कॉस्ट हो सके उतने कम से कम कॉस्ट पे। ये कॉस्ट के बारे में कौन बात करेगा, अकाउंटिंग बात करेंगे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का संबंध हमारे किस चीज से है, मैनेजमेंट से भी अकाउंटिंग का रिलेशन। ये हो गया, आपको समझ में आया इकोनॉमिक्स के साथ कैसे, स्टैट्स, मैथ्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मुख्य रूप से यही तो पढ़ाए जाते हैं आप। उसके बाद है क्या, आपको रिलेशनशिप हो गया। अगला टॉपिक आपका क्या है, लिमिटेशंस। अगला क्या है हमारा, लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है भाई, हम एक बॉर्डर पॉइंट के बारे में, एक लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये लिमिट खास करके क्या बन जाता है हमारे लिए, कमी बन जाता है। और इस कमी के बारे में हमें आपसे बात करना कि आखिर सब कुछ होते हुए, सारे रूल रेगुलेशन होते हुए भी हमारे अकाउंटिंग में कुछ कमी है। वो कमी क्या है, वो कमी आखिर क्या है? तो सबसे पहले कि अकाउंटिंग के जो रिजल्ट आते हैं वो 100% एग्जैक्ट नहीं है। रीजन को
नॉट एक्यूरेट, ओनली ड्यू टू द सेल्फ जजमेंट, है नहीं, या सेल्फ एजम्पशन, प्रेडिक्शन। हमने कुछ निर्णय ले लिया आपस में ही और उसी के बेस पे हमने मान के हम अकाउंटिंग करने लगे, लेकिन जो माने हैं हमने, जो पूर्वानुमान लगाया है, ये जरूरी नहीं है कि वो सही। अब जैसे कि एक तो मैं डेप्रिसिएशन का आपको एग्जांपल देता हूं, दूसरा आता है कि भाई प्रोविजन का। हमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब वैसे आगे बताऊंगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि इन फ्यूचर जो भी लॉस होने वाला है उसके बारे में पहले ही क्या कर लेना, हमें पहले से जिस दिन पता लग गया उसी दिन से तैयारी शुरू कर देना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बेटी का जन्म होता है तो लोग क्या कर लेते हैं, सुकन्या योजना वगैरह शुरू कर देते हैं। कहाँ बेटा के जन्म पे कोई करता है, क्योंकि पता है कि बेटी के शादी में बहुत सारे खर्चे लगने, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो क्या हुआ कि सुकन्या योजना के तहत वो लोग करते हैं। वो क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार। वो एक अनुमानित राशि होता है कि आने वाले निकट भविष्य में, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद जब बेटी की शादी होगी तो उस समय बहुत ही ज्यादा खर्च लगेगा। आज के हिसाब से हम एक काउंट कर लेते हैं, जो भी हमारा महंगाई का जो दर चल रहा है उस रेट के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना मंथली पेमेंट करके क्या करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जैसे जैसे मंथली पेमेंट, अब कंपनी में भी तो ऐसा ही होता होगा कि कोई है, जैसे मान लिया इसको आगे आने वाले 10 साल बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 10 साल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से ही मैंने आज से कितना कितने का महीना रखूंगा, सेव करूंगा, ये चीज हमारे लिए आने वाले 10 साल में खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है, अब जरूरी तो नहीं, आने वाले समय में हो सकता है ड्यू टू द कंपटीशन इन मार्केट, कि अब प्रोडक्ट आ गया तो मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स भी आ गए। जब नया नया यही प्रोडक्ट आया था तो जिस बोर्ड को हम यही 1.5 लाख 2 लाख में हम आज के डेट में खरीद रहे हैं, वो बोर्ड शुरू में 8 लाख 10 लाख का भी क्या है, ऐसा ही ऐसा, इससे कम क्वालिटी वाला 65 इंच का। क्योंकि मार्केट में जो लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, उनका मोनोपोली था, ज्यादा कंपटीटर्स थे नहीं। अब मार्केट में क्या हो गया, कंपटीटर्स आ गए। अब मार्केट में जब कंपटीटर्स आ गए तो फिर क्या होगा, प्राइस तो नो डाउट, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा और प्राइस डाउन होगा। हो सकता है कुछ ऐसा ही आया होगा आने वाले 10 साल में, हमने सोचा था कि भाई आज के डेट में 2 लाख है तो आने वाले 10 साल बाद कम से कम 5 लाख 7 लाख का तो होगा ये। लेकिन कंपटीशन इतना बड़ा था कि इससे भी बढ़िया क्वालिटी हमें 4 लाख में मिल गया। तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा हमने जमा किया था, वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को कम दिखा के ही तो जमा किया था। कहीं ना कहीं वो जो जमा कर रहे थे, हम खर्च दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे, प्रोविजन दिखा रहे थे। तो क्या वो हमारा उस साल का प्रॉफिट क्या सही दिखा होगा, तो कहीं ना कहीं बाकी एक्चुअल से हमारा कम दिखा होगा। डेप्रिसिएशन के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो मेथड को चेंज करने से क्या हो जाता है, अब एक ही काम के लिए 2 अलग अलग मेथड यूज किए जाएंगे, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि भाई उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा। अगर रिजल्ट सेम आता तो क्यों मेथड चेंज करते। तो ये जो भी चेंजेज आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस से हमें दूर रखना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रू एंड फेयर है। लेकिन आप ये अगर कह दीजिए कि आपका अकाउंटिंग 100% परफेक्ट है, तो ये संभव नहीं है, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन इसका क्या है, ये क्या होता है भाई, क्वालिटी इसके लिए मैटर नहीं करती, जिसके मैटर में हमने कल भी बात किया था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में जब हम बात कर रहे थे। इसके लिए क्या बोला था मैंने कि इसके लिए क्वालिटी मैटर नहीं करता। जो चीज मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट हो सकता है अकाउंटिंग में, वही करेंगे। जबकि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट होना ही एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है। एक बिजनेस में सारे के सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी अगर मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेजमेंट सही है लेकिन मैनेजमेंट के अंडर में जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों के पास उन चीजों से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, वो लोग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सारा का सारा रिसोर्सेज, सारा का सारा बेस्ट मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाए और बिजनेस में सफलता नहीं होगी। यानी ओवरऑल जो भी है सारा का सारा डिपेंड करे किस पे, क्वालिटी ऑफ मैन पावर। लेकिन फिर भी मैन पावर के बारे में क्वालिटी का अकाउंटिंग हम बिल्कुल भी, कोई दिक्कत। तीसरा हमने क्या बताया आपको, तो एक तो ये हो गया। तीसरा हमारा हो गया विंडो ड्रेसिंग का नाम जो हमने लिखा था।
बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ध्यान रखिए, विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जो लोग अकाउंट में एक्सपर्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फेक इनवॉइस वगैरह बना के, है कि नहीं, झूठ का ट्रांजेक्शन, फेक ट्रांजेक्शन वगैरह करके। जैसे होता है ना, मुझे अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा आप उनको कैश क्यों दे रहे हो, आप मुझे दे दो, मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं अकाउंट से उनको डाल दूंगा। तो फेक ट्रांजेक्शन बढ़ा के, फेक सेल इनवॉइस इशू करके, इन सबको करके कैसे भी क्रॉस मैनेजमेंट करके कि कहीं से कहीं भी हमारा फंसे नहीं, और आसानी से हम क्या कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। प्रॉफिट 10,000 हो रहा है, हम 1 लाख दिखा रहे हो कोई कारण। तो ये सारा किस किस चीज का पॉइंट है, विंडो ड्रेसिंग। इसके कारण भी हमारा अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो एग्जैक्ट नहीं आता। मैं ये चीज मैं बाहर में इशू करूंगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को दूंगा, वो लोग क्या करेंगे, इन चीजों के बेस पे क्या करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। सप्लायर अपना डिसीजन लेगा, बैंकर अपना डिसीजन लेगा, इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेगा। लेकिन जब वो डिसीजन लेंगे तो क्या वो उनका डिसीजन लिया गया डिसीजन क्या सही है? तो अकाउंटिंग में सब कुछ है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन एक एक्सपर्ट व्यक्ति उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का ही यूज करके अपने आप को और भी बेहतर दिखा देता है, जितना कि वो होता नहीं है, और लोग उसके चक्कर में फंस के और क्या कर लेते, अपना इन्वेस्टमेंट कर देते। कुछ दिन पहले आया था बिपाशा बसु वाला कंपनी में, तो सब कुछ चले जाने के बाद पता चला। गांव में क्या हुआ, किसी लड़के को ये खबर चली, पता चली, शायद आप लोग भी जानते हो। फिर भी करीबन करीबन अब साल भर होने को आया। एक लिंक आता था, उस लिंक में पैसे आप डालिए, इन्वेस्ट करिए, 7 दिन 8 दिन बाद वो डबल करके आपको पैसा देगा। पता है इसके बारे में? 1 साल पहले आया हुआ था। अब क्या है ना कि लोग जल्दी किसी को बताना नहीं चाहते ये सब चीजें। एक ने डाला 50 रुपए, उसका 100 आया, उसने 100 डाला, 200 आया, 200 डाला, ये 1.5 महीना तक चला खेला। सोचिए उस ऐप, वो जो ऐप बना था वो कितना सातिर आदमी था, कैपिटल रख के था ना, सिर्फ सुगांव में तो लॉन्च नहीं किया हुआ, और भी बहुत सारे जगहों पे लॉन्च किया हुआ, यानी कैपिटल पैसा तो रखा था उसने, है कि नहीं? अब इंसान है भाई, लालची है। मेरे गांव के कुछ लोगों ने 25-25 हजार, 50-50 हजार रुपए उस ऐप में डाला। अंत में भरोसा कर, वो लाख लाख रुपया दिया 7 दिन में, 6 दिन 7 दिन में सीधे डबल करके देता था। लोगों ने उसके बाद, उन लोगों ने भी पैसा डाला जिन लोगों के पास 5,000 की हिम्मत कहीं पे खर्च करने की नहीं थे, उन लोगों ने कहीं से किसी और नाम पे कर्ज लेके पैसा डाला। ये कहिए कि रातों रात कहां चला गया है पता नहीं, आपको काटो तो खून नहीं। तब धीरे धीरे ये पोल खुला। पोल भी किसने खोला? तो जो अभी अभी नया शुरुआत कर रहे थे, जिनका 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया जिनका क्या था, वो बोले कि हमारा तो 100 डूबा है, उनके से ना पूछिए 1.25 लाख डूबा है। इस तरीके से तो कौन था जो ऊपर था, वो पूरा का पूरा मैनेज किया था। तो इसके बेस पे क्या होता है, लोगों को दिखा देता है कि भाई हम ओरिजिनल है, ये है वो है, लोग उस पर भरोसा करके डिसीजन लेगा तो गलत ही होगा, क्योंकि सबके पास टाइम तो नहीं है कि उतना एनालिसिस करे हर चीज के बारे में, खोज पड़ जांच पड़ताल। हाँ हाँ, कोई क्यों देगा भाई आपको पैसे? वही बात है, बिपाशा बसु वाला वो है ना, हेरा फेरी, तो वही चीज है। वही बात है। और एक और है लिमिटेशन हमारा, प्राइस लेवल चेक, है ना। इन्फ्लेशन कंटिन्यू मार्केट में आता रहता है कि भाई कंटिन्यू प्राइस कभी बढ़ रहा है, कभी मतलब फ्लक्चुएशन चलता रहता है मार्केट में। आज आलू 10 रुपए है, कल 12 रुपए हो जाए, और 60 रुपए हो सकता है, कोई अंदाजा तो है नहीं। अब हमारे पास जो आलू है, हमारे पास जो आलू है, उस आलू की कीमत में कितना लगाऊं? लेट्स सपोज हमारा आलू का व्यापार, तो मैं बार बार इन चीजों को, चलिए आलू का तो एक बार चलिए कि कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर, लेकिन सबके बस की बात ये नहीं है कि वो हर टाइम पे, हर आधे घंटे पे चेंज हो रहा है, तो हर आधे घंटे पे आप पढ़िए। एक एवरेज रेट ही निकाला जाता है उन सब चीजों का।
तो एवरेज रेट भी कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं तो आपका एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं आएगा ना। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग के सारे रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, सारे प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स लॉ वगैरह सब अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि आपका अकाउंटिंग सबसे बेस्ट अकाउंटिंग है, तो आप कहीं ना कहीं से गलत कह रहे हैं। ध्यान रहेगा। तो ये था हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी चेंज कर दिया, कोई नया रूल ला दिया कि आप लोग ऐसे करना है, तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे ना अपने आप को, तो लिमिटेशंस तो नहीं आती। तो गवर्नमेंट भी तो ऐसा कोई रूल नहीं लाएगी जो अकाउंट के, मैंने क्या बोला, कोई भी कानून ऐसा नहीं आता है जो दूसरे कानून को तोड़ दे। ऐसा तो आ ही नहीं सकता कि नहीं भाई आप कानून को तोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, देखिए पूरा का पूरा सोसाइटी जो है ना, वो किसी ना किसी रूप से किससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा सोसाइटी ये किसी ना किसी रूप से अब बिजनेस में क्या हो सकता है, या तो कस्टमर होगा, नहीं तो सप्लायर होगा, है कि नहीं, बैंकर हो सकता है, लोन प्रोवाइडर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ओनर हो सकता है। तो अकाउंटिंग किस प्रकार से इन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए जरूरी है, तो सेम चीज को अगर मैं थ्योरेटिकल वे में अगर इसमें अप्लाई करूं तो गलत हो जाएगा कि एक अकाउंटेंट का सोसाइटी में, देखिए सोसाइटी में सभी लोगों को किसी ना किसी रूप में अकाउंट से रिलेटेड, किसी बिजनेस से रिलेटेड हमें नॉलेज चाहिए, ताकि वो ये देख सके कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका प्राइस उन्हें सही मिल रहा है कि नहीं, बेच रहे हैं तो प्रॉफिट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी को अगर लोन मतलब देना है तो भाई उसको रिकवरी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा वही चीज किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सारा का सारा चीज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। और मैनेजमेंट मैंने बोला तो आज के डेट में कुछ भी मैनेज करो, कुछ भी, सारा का सारा डिसीजन कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा किससे, प्राइस से, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू से। और ये मॉनेटरी वैल्यू एक्चुअल में या प्राइस कितना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है, कितना लॉस देने वाला है, ये सारा का सारा कौन बताएगा हमें एक्चुअल रूप से, अकाउंटेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में कुछ ही प्रोफेशन ऐसे हैं जो किसी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसमें एक प्रोफेशन अकाउंटेंट है। जैसे डॉक्टर इसलिए जरूरी है ताकि लोग सही से सही स्वास्थ्य के साथ यहाँ पे रह सकें, है कि नहीं। उसी प्रकार अकाउंटेंट भी जरूरी है कि लोग सही से अपने बजट में रह के डिसीजंस ले सके, अपने बजट में रह के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो एक सोसाइटी के निर्माण में भी कहीं ना कहीं से अकाउंटेंट का बहुत ही बड़ा रोल है, जिसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पे। अब इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग करना है, एनालाइजिंग करना, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग करके उसका एनालाइजिंग करना है वगैरह, जो भी काम है, होगा कि नहीं होगा, तो उन सब चीजों से रिलेटेड ये बात करें, ठीक है। उसके बाद है एरियाज ऑफ सर्विस, अकाउंट के बारे में, एरियाज ऑफ तो आखिर कौन कौन सा एरिया है जहां पे क्या काम करता है हमारा, तो एक चीज तो पता लग गया, अकाउंटेंट सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। अब सोसाइटी में अकाउंटेंट जो काम करता है उस काम को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक सोसाइटी में अलग अलग रूपों में काम करता है। जैसे सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यदि आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को कौन मेंटेन करेगा, वही व्यक्ति मेंटेन करेगा जिसके पास अकाउंटेंसी का नॉलेज होगा, और जिसके पास अकाउंटेंसी का नॉलेज होगा, जो अकाउंटिंग करता होगा, वो कौन होगा, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जो काम करता है क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। तो सबसे पहले तो भाई
सोसाइटी में क्या होता है, एरिया ऑफ सर्विस में भाई अगर आपके पास बिजनेस है और आप उसका रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हो, अकाउंट का मेंटेनेंस करवाना चाहते हो, है कि नहीं, तो वो सारा का सारा किसके थ्रू होगा, अकाउंटिंग के थ्रू, अकाउंटेंट करेगा। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट। देखिए दो तरह के होते हैं ऑडिट, एक स्टैट्यूटरी वैधानिक कह लीजिए एक तरह से, जिसको कानून द्वारा आपके ऊपर लगाया गया कि नहीं आपको ये करवाना, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है स्टैट्यूटरी ऑडिट में कि नहीं सर हमको मन करेगा तो करवाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं करवाएंगे। और एक होता है हमारा जनरल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट कह लीजिए, जो एक ऑनर ऑफ बिजनेस क्या करता है, खुद की मर्जी से करवाता है। तो जो किसी ना किसी लॉ के तहत जिस ऑडिट को किया जाता है, ऑडिट का मतलब जानते हैं, चेकिंग करना कि हमने जो भी काम किया वो सही किया कि नहीं। तो अकाउंटिंग के क्षेत्र में ये देखना कि भाई जो अकाउंटिंग किया गया है सारे रूल्स रेगुलेशन कॉन्सेप्ट्स वगैरह को फॉलो करके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह को फॉलो करके किया गया है कि नहीं किया, तो ऑडिट कहलाता है। तो ऑडिट में दो तरह का, एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट अपने अलग अलग रूल के तहत अलग अलग बिजनेस का, अलग अलग प्रोफेशनल पर्सन का क्या करता है भाई, ऑडिट करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करके सिग्नेचर करवाने को बोलता है कि आपका अकाउंट अगर सही है तो हम नहीं मानेंगे ये जब तक उसके ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर नहीं हो। इसी के तो पैसे देते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने जब 1 जुलाई 2017 में आए हुए थे जीएसटी में तो क्या बोला था, अ सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर पावरफुल देन अ सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बताया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर से कहीं ज्यादा पावरफुल है क्या करते हैं, सॉरी एक पीएम के सिग्नेचर से कहीं ज्यादा पावरफुल है फाइनेंस के क्षेत्र में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर मैं सिग्नेचर करके एक स्टेटमेंट को अगर भेज दूं बैंक में, इनको लोन दे दो, कोई बैंक वाला नहीं देगा क्योंकि उसमें हमारा कोई अथॉरिटी नहीं। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर साइन कर दे तो बैंक वाला आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेगा कि ये अगर किया है तो सही ही किया है कि नहीं, क्योंकि उनके अपने डेकोरम है, रूल्स रेगुलेशन है जिसको मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो उनका मेंबरशिप चला जाएगा, और एक बार मेंबरशिप चला गया तो फिर वो वापस नहीं आए समझ। तो इसलिए क्या हो गया भाई, तो सबसे पहला तो एक तो हो गया किसमें आपको जाना है सबसे पहले कि ये हमारा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, इसके लिए आप अकाउंटेंट भी बन के कर सकते हैं। लेकिन जब स्टैट्यूटरी ऑडिट पे आइएगा तो स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर फाइनेंशियल सेक्टर का आप करिएगा तो सिर्फ किसके द्वारा किया जाएगा, वो ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक तो वो उसका एरिया ऑफ वर्क हो गया कि वो चेक करेगा भाई सही है गलत है, वो अपना रिपोर्ट देगा। एक होता है इंटरनल ऑडिट, जैसे मान के चलिए कि मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरे ब्रांचेज ज्यादा है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ब्रांचेज को कंट्रोल करूं, चलो मैं घूम भी लेता हूं, विजिट भी कर लेता हूं एक टाइम पीरियड तक, लेकिन क्या मेरे पास इतना टाइम रहेगा कि सारे ब्रांचेज को चेक करता हूं क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को मैं क्या करता हूं, गवर्नमेंट के बिना कुछ कहे हुए हम अपनी सेफ्टी के लिए कि हमारे पास जो काम है, हम जो काम कर रहे हैं उसका सही सही हिसाब किताब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक बाहर से ऑडिटर रख लिया। वो जरूरी नहीं हो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या हो सकता है जिसके पास अकाउंट का नॉलेज हो। एक तो गारंटी है कि जिसके पास नॉलेज होगा उसी को लाएगा, क्योंकि अगर बिजनेस बड़ा है तो पक्का उसमें अकाउंटिंग करते टाइम में अगर सीए होगा तो भाई उसके पास नॉलेज होगा। अब यदि आप सीए से पंगा लेना चाहते हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना भाई अकाउंट के सेक्टर में। ये अकाउंट का माफिया तो अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट है मुख्य रूप से देखा जाता है। तो इंटरनल ऑडिट कहने का मतलब कि बिजनेस इंटरनली कैसा चल रहा है, उसको डिसीजन मेकिंग में सहायता, इन सारी चीजों के लिए क्या होता है हमारा, कौन किसके पास जाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ही करना पड़ेगा। कौन करेगा, जिसके पास अकाउंटेंसी का नॉलेज हो, यानी कि अकाउंटेंट ही करेगा। फिर अगला कह रहा है इंटरनल ऑडिट हो गया टैक्सेशन। टैक्स के बारे में कहा जाता है एक सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस। ये क्या है हमारा, सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस। सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस कहने का मतलब क्या होगा, आपको खुद से ही चेकिंग करनी है अपनी, खुद से ही उसकी जानकारी लेनी है और खुद से गवर्नमेंट को देना है। तो भाई अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको फ्री कर दिया कि नहीं आप अपनी मर्जी से टैक्स दो, अपना देख लो कितना बनता है वहीं टैक्स दो। तो भाई हम क्या करेंगे, 10 रुपया दे देंगे, बोलेंगे हाँ सर हमारा इतना ही बना, भरोसा करिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए रूल रेगुलेशन लगाई है
कि आपको किस प्रकार से अपने इनकम को कैलकुलेट करना। अब इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए बहुत सारे जगहों पे पीजीबीपी में आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सिग्नेचर वगैरह चाहिए। और वो पीएल बनाएगा तो कौन बनाएगा? चलिए वकील साहब हैं, टैक्स के बारे में जानकारी दे देंगे, टैक्स पढ़ लेंगे, कितना टैक्स बनेगा। लेकिन भैया जो मेन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह तैयार होगा, बैलेंस शीट वगैरह तैयार होगा, वो कौन वकील साहब तो नहीं करेंगे ना तैयार, उसकी पढ़ाई कौन करेगा? या तो सीए, नहीं तो कोई भी पर्सन जो अकाउंट के नॉलेज रखता है। तो एक तो वो हो गया टैक्सेशन में इसका है। फिर कह रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस। आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है, कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल होने वाला है, कहां आप इन्वेस्ट करिएगा तो ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि अकाउंटेंट के पास क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इतना पकड़ होता है फाइनल अकाउंट पे, कि वो आसानी से क्या कर लेता है, उन सब चीजों को अपने पास लाके और पूरा का पूरा एनालिसिस, वही में एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो पूरा का पूरा जिस भी कंपनी वो क्या करता है, बहुत सारे तरह के कंपनियों को क्या करता है, एनालिसिस करके रखा होता है कि किसके लिए कौन सा बेस्ट है, कौन कितने दिन के लिए पैसा रखना चाहता है, तो कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। उसके लिए भाई एनालिसिस करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंसी के बारे में। उसके लिए यहाँ पे बातें किया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्लानिंग वगैरह के लिए भी डिसीजन वगैरह लेना है, तो सारा का सारा ये फाइनेंशियल एडवाइस। और फाइनेंशियल एडवाइस में कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कहाँ करना है। दूसरा का इंश्योरेंस, कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेहतर होगा, कितने साल करिएगा तो कितना आपको आएगा। तो क्या है कि हर इंश्योरेंस भी आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। एलआईसी है तो जरूरी नहीं है एलआईसी सब आपके लिए प्रॉफिटेबल है। हाँ ठीक है, जल्दी कुछ हो जाता है तो भाई परिवार वालों को प्रॉफिटेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिएगा भाई, आने वाले समय में तो प्रॉफिटेबल जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो प्रॉफिटेबल हो जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह आप देखिए ना भाई, अगर उतना पैसा आप कहीं और भी लगाइएगा तो उससे ज्यादा पैसा लेके आएगा वो, है कि नहीं। उतना पैसा आप जमीन में लगा दीजिए तो पता चलेगा भाई क्या आएगा, सोना में लगा दीजिए। तो क्या होता है कि जिनके पास ये नॉलेज है तो पूरा का पूरा एनालिसिस करके बैठे होते हैं कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल में कितना परसेंटेज किसमें चेंज हुआ, और उसके बेसिस पे आगे आने वाला समय किसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। लॉन्ग टर्म में कौन प्रॉफिटेबल है, शॉर्ट टर्म में कौन प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे इंश्योरेंस पे भी होता है अप्लाई, है कि नहीं। तो उस चीज के लिए है एक। फिर आगे क्या कर रहे हैं हमारा, बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस बढ़ाना है, कहाँ पे पैसा ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा खर्च लग रहा है, शुरू में कितना खर्च लगेगा, शुरू में कितना इनकम आएगा, कितना दिन। तो ये सारा का सारा नॉलेज किसके पास हुआ, अकाउंटेंट के पास। उसके बाद कर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब रीजन एंड इफेक्ट के बारे में बात करेगा। इसके बारे में बात करेगा ये रीजन एंड इफेक्ट के बारे में, कि भाई किन कारणों से, अब जैसे कि मैंने यहां पे बताया है कि यहां क्यों अप हुआ और फिर क्यों डाउन हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, चीजों का पता लगाएंगे। जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो वीक जोन है उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे उसको। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ये होता है भाई कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम कहां से उठा पाएंगे, ये सब चीजों से रिलेटेड। और पेंशन स्कीम, कौन सा पेंशन स्कीम आपके लिए कितना बेस्ट होने वाला है, इसके लिए पहले से आपको कैलकुलेशन रख के चलना पड़ता है। नहीं वही फिर वहां पे इन्फ्लेशन रेट वगैरह, तो उन सब से बेस पे क्या होता है भाई, तैयार होता है। पीएफ कटेगा तो कितना कटेगा, कितना बनेगा, कितने साल बाद कितना होगा, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कितना होगा, आपका इंटरेस्ट कितना होगा, है कि नहीं, किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा, सब किसके पास नॉलेज रहेगा, अकाउंटेंट के पास। तो इसलिए वो भी हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा अदर सर्विसेज है जो छोटे छोटे, जैसे सेक्रेटरियल वर्क है कि भाई अंदर ऑफिस वगैरह में अगर कुछ काम है, या शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, जैसे कंपनी को शेयर इशू करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, प्रोस्पेक्टस रेडी करना। तो इन सब में किसके पास, जिनके पास फाइनेंशियली नॉलेज होगा वही तो। फिर उसके बाद कह रहा है कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी कैसे बनेगा, कंपनी ऑटोमेटिक डायरेक्ट तो बनता नहीं है, उसके लिए पूरा का पूरा कंपनी 2013 का एक रूल है, उस रूल को फॉलो करके सारा का सारा चीज करवाना तो वो होगा। फिर क्या कहे, एवरी आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन मतलब या कोर्ट कचहरी में आप जाके जो काम करना होता है कि भाई अब फाइनेंस से रिलेटेड जो काम होगा तो हमारे क्रिमिनल लॉयर तो नहीं देखेंगे ना, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो काम होगा उसको कौन देखेगा, जो अकाउंटेंट होगा हमारा वही देखेगा,
वो चीज। तो यही सब चीज है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि कितना कॉस्ट है, क्या है, कौन सा बेस्ट होगा, डिसीजन मेकिंग में कौन सा मशीनरी बेस्ट होगा, है कि नहीं। मतलब प्लान इंडस्ट्री में मेनली क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। तो कितना कॉस्ट आना चाहिए, कितना प्राइस रेंज रहेगा, इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या होता है भाई, वो इंजीनियर सेल्समैन वगैरह से R&D करके उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बजट तैयार करके और देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में, ठीक है ना, एक बार रुक जाए। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में जैसे कि हमारा नेशनल इनकम, GDP कैलकुलेशन वगैरह, इस सब में कहाँ से आएगा, इन लोगों के जरिए आएगा। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फार्मिंग, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल मतलब जो भी, मतलब जिससे भी रिलेटेड क्या होता है, कोई भी काम से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लाना है, कोई बजट वगैरह लाना है, तो उसमें भी आपको अकाउंटेंट का कहीं ना कहीं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब देश का ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, जब तक हमें इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक थोड़े ना होगा। तो इंडिविजुअल ग्रोथ पे ही तो पूरा का पूरा कंट्री का ग्रोथ डिपेंडेंट करते हैं। ऐसा थोड़े तो है देश ग्रोथ कर रहा है, लोग अब ग्रोथ नहीं कर रहे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यही सब चीज़ें आपको पूरा का पूरा चैप्टर 1 में बेसिक में। मैं यही कहूँगा कि इसका PDF एक बार आप लोग बना लीजिए, आप लोग पूरा चैप्टर, हाँ, तो इसका करके एक बार नोट्स बना लीजिएगा। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, एक बार मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या यहाँ पे आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दिया जाए।